हेलो दोस्तों। सुमेधा क्लास में ये एनसीईआरटी सीरीज का थर्ड वीडियो जो कि क्लास 9 साइंस का है। और ये चैप्टर 3 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जिसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दोनों चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। ये थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम लोग इसमें डिटेल में एनसीईआरटी की जो बुक है उसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, लॉज को पहचानेंगे और किस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे उनको चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर तक बने रहिएगा, आपकी सेल्फ स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला जो लॉ है इसे अम्ब्रेला लॉ कहते हैं, जिसके अंडर पे बहुत सारे लॉज रहेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो मेन लॉ है कि केमिकल को या एलिमेंट को हम लोग किस तरह से कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं या फिर किस तरह से हम लोग एलिमेंट को मिलाकर एक कंपाउंड को बनाते हैं, ये लॉ वही डिफाइन करता है। तो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो इसमें दो प्राइमरी लॉज है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि आपके सिलेबस में है, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों आपके अभी सिलेबस में मौजूद है और इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction. So the total mass of the reactant will always be equal टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम लोग कोई भी रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में है उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो टोटल मास है और राइट हैंड साइड की जो टोटल मास है वो सेम रहेंगी, वो इक्वल रहेगा। वही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने कहा था? एंटोनी लेवोइसर ने 1789 में इन्होंने ये प्रपोज किया ये लॉ को। और ये कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शन में मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे सिंपली रीअरेंज देमसेल्फ। एलिमेंट को हम रीअरेंज करके फॉर्म करते हैं एक एलिमेंट से कंपाउंड को, जिसमें मास की कोई चेंजेस या कम ज्यादा नहीं होती। द लॉ इज फंडामेंटल इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिस इज द रिएक्टेंट पार्ट, दिस इज द प्रोडक्ट पार्ट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं, जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो रिएक्टेंट की जो मास है, टोटल मास, और प्रोडक्ट की जो टोटल मास है, दिस मस्ट बी इक्वल और सेम। तो ये लॉ कह रहा है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे पहले हम एलिमेंटल वाइज चीजों को समझ लेते हैं। H जो कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहा जाता है, तो एलिमेंटल मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब जब हाइड्रोजन के नीचे ऐसे 2 लिखा रहता है तो दैट मीन्स इट्स बिकम अ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो दो हाइड्रोजन जुड़कर एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अगर एक हाइड्रोजन की एलिमेंटल मास 1 है तो दो हाइड्रोजन की 2 होगी। नाउ दिस 2 इज रिटन हियर। अब ये वाली जो 2 है ये नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रही है कि कितने सारे H2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। सो दो मॉलिक्यूल इंटू टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द 4 ग्राम। ओके। सो इस तरह से ये 4 ग्राम बनी। ऑक्सीजन, एलिमेंटल मास ऑफ ऑक्सीजन है 16। और जब दो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है, जब मॉलिक्यूल बनती है तो वो होता है 32। नाउ 32 प्लस 4 इज इक्वल टू द 36। सो मास ऑफ the total mass of the reactant part is 36. Now let's see about the product. अब प्रोडक्ट के साइड में क्या हो रहा है कि देर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल, सॉरी, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नाउ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने होते हैं मॉलिक्यूलर मास? ऑक्सीजन के 16
और हाइड्रोजन के 2, तो 16 प्लस 2 18। कितने सारे मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, सो 2 into 18 again is 36, so hence it is proving that law of conservation of mass is proved that mass of reactant is equal to mass of product. Okay, so this is what written here: total mass before and after the reaction is the same, that is there is only rearrangement and no matter has been created nor it is destroyed. So this is the example of law of conservation of mass. The next law is law of constant proportion. So law of constant proportion states that a given chemical compound always contains its component element in a fixed ratio by mass regardless of the source or method of preparation. एक सिंपल सा एग्जांपल से अगर चीजों को समझे, जैसे वाटर H2O, तो H2O को हम अगर हम H2O किसी तालाब के पानी से अगर कलेक्ट करें, या बारिश के पानी को कलेक्ट करें, या हम समुद्र के पानी को कलेक्ट करें, या हम नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको कलेक्ट करें, तो सारी जगह सोर्स अलग है, लेकिन या फिर उनकी प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग है, बट व्हेन वी आर गेटिंग द कंटेंट विच इज कॉल्ड वाटर, दैट विल रिमेन मॉलिक्यूलर वाइज सेम। ठीक है, तो उनकी जो रेशियो होती है, प्रोपोर्शन होती है, रेशियो होती है, उनके जो पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनमें जो एटम्स होते हैं, दैट विल रिमेन सेम इन ऑल द पार्ट्स। नाउ हु प्रपोज दिस? द साइंटिस्ट नेम वाज जोसेफ प्राउस्ट in 1799. It indicates that the chemical composition of the substance is always uniform, वो सेम रहते हैं। This law emphasizes the consistent nature of the compound. There is consistency. Now the compound, after the formation of compound from the molecules, different molecules combination, कभी भी compound में there is no change internally, that is the molecular wise. That is what explaining in the law of constant proportion. Now let understand with this example. Now as I said, water is the best example I could give. जैसे water is a compound consisting of hydrogen and oxygen. And no matter the source of water, whether you have taken from lake, river, synthesized in a lab, it always contain hydrogen and oxygen in a fixed ratio by mass. So the water contain H2O जो हम लिखते हैं, that is 18 gram और 18 unit और 18 AMU, जो unit of molecular mass of water, that is H2O, that will remain same if we collect it from various resources. So the fixed ratio of the molecular formula of water is H2O, molar mass is 1 gram per mole, and molecular mass of hydrogen oxygen is 16. So as because there are two atoms of hydrogen, so it becomes 2 gram, and this becomes 16, so it becomes total 18 gram per mole. So molecular mass, a molecule of water contain 2 atom of hydrogen, 1 atom of oxygen. Total mass of hydrogen of one molecule water is 2 into 1, that is 2 gram per mole. टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन होते हैं, सो 1 into 16, that is 16 ग्राम, so the ratio is 2:16 or 1:8. Now this ratio will remain same whether you take it from the river, lake or synthesized in a lab. Okay, now next is law of multiple proportion. Now this is not directly related to your syllabus, but it is important. Now law of multiple proportion क्या कह रहा है? Law of multiple proportion states that if two elements combine to form more than one compound, दो एलिमेंट कंबाइन करके अगर हम एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो मास ऑफ वन एलिमेंट दैट combined with a fixed mass of other element are in the ratio of some small whole numbers. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। इसको आप चाहे तो अगर डेफिनेशन वाइज अगर लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स इफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. Who has given or proposed this law? The scientist name is John Dalton, and it was proposed in 1803. This law helps to explain the existence of different compounds formed by the same element in different proportion. Now let's say with an example, like carbon and oxygen forming carbon monoxide as well as carbon dioxide. Now carbon and oxygen, the element become same always all the time,
one is carbon, another one is oxygen. Just the molecule or the atomic part, atom part of oxygen only changes, but elemental wise, both are same in carbon monoxide and carbon dioxide. Now, in carbon monoxide, what happens? The formula is CO. So there is one element of carbon and one element of oxygen. So mass of carbon is 12 gram, mass of oxygen is 16 gram. In carbon monoxide, 12 gram of carbon combined with 16 gram of oxygen. So the ratio of carbon and oxygen in carbon monoxide is 12 is to 16. Next is carbon dioxide. Now here the molecular formula is CO2. That is mass of carbon is 12, but mass of oxygen here in carbon dioxide is 16 plus 16, that is 32. So since two oxygen atoms, so 16 plus 16, 32. Now the carbon dioxide, 12 gram of carbon combined with 32 gram of oxygen. Now see one thing, the carbon that is 12 gram will remain the same here. Just the difference of 16 and 32. So always the ratio will be 1 is to 2 ratio of carbon monoxide and carbon dioxide where the carbon remain the same. So this is called the law of multiple proportion. In CO, the ratio of carbon to oxygen is 12 is to 16, that is 3 is to 4. In CO2, the ratio of carbon to oxygen mass is 12 is to 32, that is 3 is to 8. Now, when comparing the amount of oxygen that combined with the fixed amount of carbon, the ratio of mass of oxygen, that is oxygen, only counting the oxygen, so CO and CO2 में ऑक्सीजन कितने हैं इसमें से 16 इसमें से 32 that is 1 is to 2. That's what I said. So this 1 is to 2 ratio demonstrate the law of multiple proportion. The masses of oxygen that combined with the fixed mass of carbon in two compounds CO and CO2 are the ratio of small whole number, that is 1 is to 2, that is 1 and 2. Understood? Now the next is atom. एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा इसके पहले, जो हम लोग ये लॉ पढ़े इसके बाद भी बहुत सारे लॉ है, जैसे गेलुज़ाक्स लॉ है और काफी और भी लॉ है, लेकिन वो सारी चीजें हमारी सिलेबस में नहीं है। बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये आपके सिलेबस में है। तो उन स्लाइड को होल्ड करके उनकी डेफिनेशंस को अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। आप एग्जाम्पल अगर चीज को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं तो यू डोंट नीड टू रॉट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज एटम्स? नाउ एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम आर द बेसिक यूनिट। जैसे हम लोग बायोलॉजी में सेल को कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट, सो एटम इज द fundamental, actually the fundamental unit of any substance or any element. So atom are the basic building block of all matter, whether solid, liquid, gas. Everything around us made of atom. From air we breathe, the food we eat, to the object we see or use every day are all called matter. Sorry, atom. Now atomic mass, that is the mass of atom. Atomic mass or atomic weight जिसे हम कहते हैं mass and weight, both are same. फिजिक्स की बात अगर मैं नहीं करूं तो mass and weight are both are same. Is the average mass of atom of an element calculated using the relative abundance of the isotopes in a natural occurring element? अच्छा, ये चीज को समझने से पहले व्हाट इज आइसोटोप, व्हाट इज आइसोबार, ये चीज को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, आइसोटोप बस सिंपल तरीके से कह रहा हूँ, द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स और कजिन्स ऑफ समवन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, ये एक ही जैसे है बट थोड़े से अलग है। क्या है वो हम लोग आगे जानेंगे, एंड होपफुली आप लोग आगे अगर पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे आइसोटोप आइसोबार किसे कहते हैं। सो इट टिपिकली एक्सप्रेस द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास जिसे हम कहते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सो कार्बन 12 को हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। सो वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज 1/12 the mass of carbon 12 atom. This unit provides a convenient scale for measuring the mass of atoms and molecules. Now, relative abundance of isotope. Most elements exist as a mixture of isotope. The atomic mass takes into account the relative abundance of each isotope in a natural sample of element. Now, let's see the formula, how to calculate, and the example in order to understand this atomic mass. Now, this is the formula
which is given atomic mass of an element can be calculated. That is the summation. This is the summation sign. Summation of isotopic mass, that is the isotope mass, all isotope mass summation into the relative abundance. So isotope mass into relative abundance plus isotope mass into relative abundance plus number of times the isotope mass and their relative abundance. Total summation is called the atomic mass. Now let's take an example. Like there are two isotopes of chlorine, that is chlorine 37 and chlorine 35. Now 35 chlorine, which is relatively more abundance, so it is having 75% abundance and mass is 34.9689, and chlorine 37, which is only 25% abundance and mass is 36.9659. Now using the formula, so this is the mass and this is the percentage. So if we summation of both and take an average, you will see, not an average but summation of both, you will find that 35.46, this is called the atomic mass of chlorine, which we used to read in our periodic table. Now आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रिलेटिव एबंडेंस और ये आइसोटोपिक मास इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में पूछे जाएंगे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आइसोटोपिक मास और रिलेटिव एबंडेंस दे दिए जाएंगे। इस तरीके की क्वेश्चन जिसमें आपको परसेंटेज और एबंडेंस और मास ये पूछे जाते हैं, तो इस तरीके की क्वेश्चन शायद ही आपके पास चांसेस आने की बहुत कम है। अगर आते हैं तो आपको डिटेल रेफरेंस आपको क्वेश्चन में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन, एटॉमिक मास कैलकुलेशन, ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट द टॉपिक इज एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, हाउ द एटम डू एग्जिस्ट। नाउ एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, they exist in several form and arrangement depend on the substance they make up. How atom exist in different state? Now they are as follows, like an individual atom की तरह वो लोग रहते हैं, या फिर individual atom मतलब है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे नोबल गैस, यहाँ पे आप देख पा रहे आर्गन, और मैं आपको ये शेल वाइज डेफिनेशन बता दूं, इनको शेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बीच में जो है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ये थोड़ा सा एनिमेटिक स्ट्रक्चर है, तो ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो बाहर आपको दिख रहे हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सर्कुलर जो शेप है इसको इलेक्ट्रॉनिक शेल कहते हैं, जिनको हम KLMN के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग 1 2 3 4 के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में जानेंगे। और इनकी जो लास्ट वाली जो सेल होती है या ऑर्बिट होती है, इनको कहा जाता है वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट, और इनकी जस्ट पहले वाली जो ऑर्बिट होती है इनको कहा जाता है पेनल्टीमेट ऑर्बिट या पेनल्टीमेट शेल। लास्ट वाली जो ऑर्बिट है, ये इसमें जितने इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी से इनकी वैलेंसी हम पता करते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे। नोबल गैस के क्षेत्र में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, और जिसके कारण कोई भी नोबल गैस, चाहे वो आर्गन हो, हीलियम हो, नियन हो, क्रिप्टन हो, जेनन हो, कोई भी किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, और इसी वजह से इन्हें नोबल गैस कहा जाता है। In the case of noble gas, helium, neon, argon atom exist individually. These gases are monoatomic and do not form bonds with any other under normal condition because they have complete electron shell. That's what I said. तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये एक पार्ट हुआ, इस तरीके से एटम एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जो मॉलिक्यूल के साथ या फिर केमिकल बॉन्ड करके जुड़ के रहते हैं, जिसमें डायटोमिक होता है। मोनोएटोमिक तो आपको पता चल गया होगा कि एक एटम फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में रहना। एक है डायटोमिक फॉर्म जिसमें टू फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, इस तरीके के फॉर्म में रहते हैं। सो एलिमेंट जिसमें मेड ऑफ टू एटम्स आर कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जब भी आप दो एटम के साथ बनते हैं उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा जब आप बनते हैं तो उनको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। जैसे ओजोन हुआ, ये ओजोन स्ट्रक्चर है। और हाइड्रोजन वाटर इज ऑल्सो अ
पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा और भी जितने सारे कंपाउंड है जिसमें एक से अधिक एलिमेंट मिलते हैं उनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनको बॉन्ड कहा जाता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्ड से होता है। और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस और माइनस ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा एनिमेटेड है क्योंकि आपको अभी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है, तो बस इसको मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा सिंपल वे में रखूं। ठीक है। The next is ion structure. Now, ion structure means, now ion, this is divided into two parts. There is cations and anions. Now, cations are the positive ions, जैसे कि ये है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये। और anions जिसे नेगेटिव कहा जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई शेल से इलेक्ट्रॉन, किसी को इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन शेल से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन उनके शेल से कम हो जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। अब इसको थोड़े से सिंपल वे में समझते हैं। जब भी कोई चीज, किसी भी बॉडी की, अगर किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें नेगेटिव, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो कंटेंट अगर ज्यादा हो तो उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं। और अगर पॉजिटिव, जो प्लस कंटेंट ज्यादा हो तो उन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो नेगेटिव कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर कम हो तो उन्हें पॉजिटिव भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से कैटायन को पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है, Na प्लस एंड Ca2 प्लस। उसी तरह एनायन को, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, SO4 2 माइनस, ये सब इनको एनायनिक स्ट्रक्चर या नेगेटिवली चार्ज भी कहते हैं। Ions often combine to form ionic compound just like sodium chloride। जैसे NaCl के साथ बॉन्ड करके, आयनिक बॉन्ड करके, ये एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सो दिस वे आयन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड। ये एटम इस तरीके से भी एग्जिस्ट करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। मैंने इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आप इन चीजों को बहुत आसानी से और बहुत प्रैक्टिस से इसमें मास्टर हो सकते हो। नाउ केमिकल फॉर्मूला लिखने की तरीके क्या है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कंपाउंड में एलिमेंट है क्या। जैसे मान लीजिए ये एक कंपाउंड है H2O, इसमें एलिमेंट क्या क्या है। पहले है H। ना H इज, पीरियोडिक टेबल देखो तो उसमें आप देख पाओगे कि H इज हाइड्रोजन। और O क्या है, O इज ऑक्सीजन। अब नंबर को भूल जाओ, पहले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। So determine the element present in the compound. Each element is represented by its chemical formula. Example, H for hydrogen, O for oxygen, Na for sodium, like this. Okay. Then determine the valency of each element. Now valency is the combining power of an element. Common valency for some element has been given. The combining power means now Ca2 plus. So that means इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं या देने की कैपेसिटी है, इस वजह से हम इसे Ca2 प्लस कहते हैं। उसी तरह सोडियम, ये लास्ट में आप देख पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, ये सोडियम, सोडियम दिस वन, ये प्लस है, मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है या एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सो आयनिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसी वजह से ये पॉजिटिव +1 है। लेकिन इन केस ऑफ दिस कैल्शियम, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए 2 प्लस है। और इस तरीके से हम लोग वैलेंसी देखते हैं। और इस वैलेंसी को जानने के लिए हमने यहाँ पे बात किया था ये शेल की। जैसे इस शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है। Take a moment and count the number of these dots in the last shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total there are 8 dots, means 8 electrons are there. If I take one electron from this, though I am giving a hypothetical example, अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो ये कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन से 7 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जो नेगेटिविटी है वो कम होती जा रही है। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो ये क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक और हटा दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं उतना ये पॉजिटिविटी के तरफ जा रहा है। जितनी ये पॉजिटिविटी के तरफ जा रही है उससे हम डिनोट कर सकते हैं इनकी वैलेंसी क्या है।
तो अगर 2 प्लस है, इसका मतलब है कि इनकी जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो हम उसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट, यूजिंग द क्रिस क्रॉस मेथड डिटरमाइन द रेशियो। जैसे यहाँ पे Na के ऊपर प्लस है, तो पहले मुझे क्या करना है, एलिमेंट ढूंढना है, उसके बाद उनकी वैलेंसी चेक करनी है। वैलेंसी चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उनकी एटॉमिक नंबर क्या है वो जान लेते हैं, और उनकी वैलेंसी क्या है, कौन से ग्रुप से वो आ रही है, तो वो ग्रुप से पता करते हैं। जैसे सोडियम कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, सो फर्स्ट ग्रुप मींस 1 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होगा, तो इनकी 1 है। Cl लास्ट ग्रुप से आ रहे हैं और इनका भी माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इनको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये इसके भी वैलेंसी 1 है, इनकी भी वैलेंसी 1 है। इसको क्रॉस करना, तो क्रॉस करते हैं तो यहाँ ये वाली जो 1 है ये यहाँ पर आती है, और ये वाली जो 1 है वो यहाँ पर आती है, और इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं विच इज कॉल्ड NaCl। ठीक है, तो इसको भी पढ़ ले। टू बैलेंस द चार्जेस यूज द क्रिस क्रॉस मेथड टू अरेंज द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट एंड राइट देम एज सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट की तरह इस तरह से लिख लेते हैं। अब राइटिंग द फॉर्मूला, इफ द सबस्क्रिप्ट इज 1 वी यूजुअली ओमिट, हम लोग 1 है इसीलिए ओमिट कर देते, तो नंबर बन गई NaCl। अगर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ अगर 1 के जगह पे 2 होता और यहाँ पे 3 होते, तो होता Na3Cl2, Na3Cl2। ठीक है, अब NaCl की एग्जांपल तो देख लिया। अब CaCl2 में क्या है, Ca में वैलेंसी कितना है, 2 है। Cl में वैलेंसी हम लोग देख चुके हैं 1 है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो Cl वाली 1 यहाँ नीचे आ जाएगी और इसकी 2 यहाँ आ जाएगी, तो ये CaCl2 बन जाएगी। तो हमें एलिमेंट ढूंढना है, वैलेंसी ढूंढना है, फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करना है, फॉर्मूला बन गया। सो दिस वे वी कुड राइट अ फॉर्मूला, एंड आई होप आप फॉर्मूला समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मास। अब तक मैंने एटम, एलिमेंट से एटम, एटम से मास निकाला था, अब हम लोग मॉलिक्यूल बनाकर मॉलिक्यूल की मास ढूंढेंगे ना। मॉलिक्यूल मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड, इन अ मॉलिक्यूल, सॉरी। मॉलिक्यूलर मास वो मॉलिक्यूल में सम ऑफ एटॉमिक मास को ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन AMU, that is atomic mass unit. Understanding molecular mass is crucial for calculation in chemistry, especially when dealing with chemical reaction and stoichiometry. So atomic mass unit क्या है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। One atomic mass unit is defined as 1/12 the mass of carbon 12. This unit provide a convenient scale for measuring the mass of atoms and molecules. Okay. Now what is molecule? A molecule is a group of two or more compound bonded together. It composed of same element, example O, of different element H2O. Now H2O, ये H2O होगा, ये 2 मिसप्रिंट होकर यहाँ तक पहुंच गए हैं, आई एम सॉरी, बट दिस इज H2O, वाटर है। तो वाटर एक कंपाउंड है जिसमें इट इज कंपोज ऑफ सेम एलिमेंट, सो ऑक्सीजन में सारे ऑक्सीजन ही होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट जैसे H2O है, तो H2O में हम लोग H की अलग और O की अलग, फिर उसको ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगी। हम लोग पहले भी ये चीज निकाल चुके हैं। ना हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, आप लोग को मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब करवा रहे थे तो वहां पे मैंने दिखाया था, ये स्टेप है। आप चाहे एक बार फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं। आइडेंटिफाइंग द मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, कैसे, डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। जैसे वहां पे मोल था H2O में, मैं एक बार फिर से वो एग्जांपल दिखा दूं तो आप शायद याद हो जाएगी आपको। ये वाला, दिस वन, इसमें जैसे ये है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है तो एलिमेंट वाइज H की 1 होती है, मॉलिक्यूल हुआ तो 1 + 1 2, और ये जो 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई किससे करें, कितने सारे वो मॉलिक्यूल है, 2 है, तो 2 × 2 4, ये 4 मैंने लिखा, तो दिस बिकम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन की भी मॉलिक्यूलर मास 1 × 16 + 16 32, 1 × 32, सो 32, तो 32 + 4 36। मॉलिक्यूल ये H2O है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है,
तो H की क्या होती है 2 और इसकी है 16, तो 2 प्लस 16 18, 18 इंटू 2, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 36 ग्राम। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट इज टेक एन एग्जांपल। अगेन वाटर का ही एग्जांपल लिए, कुछ और लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, बट ये हड़बड़ी में मैंने थोड़ा एग्जांपल एक ही ले लिया है बार बार। चलिए कोई बात नहीं, इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर इज H2O इंडिकेटिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। नाउ हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास है वो 1.01 mu है, या आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं। और ऑक्सीजन है उसकी 16 mu है। नाउ मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ एटम्स, तो H में 2 है तो 1.01 इंटू 2, तो 2.02 mu, एंड ऑक्सीजन की 16 इंटू 1, सो 16 mu। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2.02 प्लस 16, सो 18.02, रफली 18 ही हम कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल। नेक्स्ट इज फॉर्मूला यूनिट मास। ना फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। मॉलिक्यूलर मास मतलब जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है कंपाउंड की, या जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मास को, टोटल मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ना फॉर्मूला unit represent the simplest ratio of ions involved in a ionic compound. Now, ionic compound क्या है? Ionic compound, these compound composed of ion held together by electrostatic force are called ionic compound. इतना ही अभी जानना है। Ionic bond, chemical bond, covalent bond, hydrogen bond, ये सब bond के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। Formula unit is the lowest whole number ratio of ion in the ionic compound. Now, atomic mass is an individual atom usually expressed in atomic mass unit. तो फॉर्मूला यूनिट को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द फॉर्मूला यूनिट मास। नाउ आइडेंटिफाई द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। नाउ डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉर्मूला यूनिट। मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द फॉर्मूला यूनिट। सम द रिजल्ट टू ऑब्टेन फॉर्मूला यूनिट मास। इसको थोड़ा सा होल्ड करके समझ लेते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। पहले आइडेंटिफाई द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट क्या है ये पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद एटॉमिक मास ईच एलिमेंट का, जो ईच एलिमेंट है उनके फॉर्मूला में उनकी एटॉमिक मास निकालते हैं। फिर मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और उनको जब हम सम करेंगे तो टोटल मास निकल के आएगी, दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल, और भी अच्छे से हम लोग उस चीज को समझ। Now take an example of this formula unit mass. As you could see that we have taken an example of sodium chloride. Now sodium chloride is NaCl. बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिए हैं, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इजी, सिंपल, डिफिकल्ट, मीडियम डिफिकल्ट, HOTs एंड सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी। अभी सिंपल एग्जांपल लेने का एक जेन्युइन सा रीजन ये है कि बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझा दे। अगर आपको बेसिक ABCD पता है तो आप A फॉर एप्पल, A फॉर एरोप्लेन लिख पाओगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी अपने आप को दिखाऊं कि बहुत, जैसे बहुत लोग होते हैं कि ट्रिकी टाइप के सम्स को दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करना, वो मैं नहीं करता हूँ। सिंपल चीज को सिंपल तरीके से बनाकर परोसना, दैट इज माय हैबिट। सो इस चीज से आप अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर रख पाओगे, आपकी बेस बहुत स्ट्रांग रहेगी। फिर हम लोग जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हार्ड सम्स में जाएंगे, आप देखना आपकी कंसेप्ट हमेशा ग्राउंडेड रहेंगी, आप उनसे भटकोगे नहीं। तो पहले टफ क्वेश्चन करने से बेहतर है कि इजी चीज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास में हम लोग क्या कर रहे हैं, NaCl जिसकी रेशियो है 1:1, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इन Na इज 1 एंड Cl इज 1, सो 1:1। सो सोडियम की जो मास है वो ये है, और क्लोरीन की जो मास है वो 35.45 है। नंबर ऑफ एटम इज 1, सो 22.99 into 1 is 22.99, एंड 35.45 into 1, that is 35.45। अगर यहाँ पे Na2Cl3 होता तो यहाँ पे 22.99 into 2 होता, 35.45 into 3 होता। और
इनकी जो टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आती है, इन दोनों को अगर हम जब ऐड करते तो वो आपकी फॉर्मूला यूनिट टोटल मास निकल के आती है। यहाँ पे 1:1 है, तो ये मास आ रही है 58.44 एंड दिस इज कॉल्ड योर फॉर्मूला यूनिट मास। So I hope you have understood how to calculate formula unit mass, and each and every slides which I have given to you, everything is there on the book. And अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, अब आप जब बुक को पढ़ते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड होप यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट होती है कोई भी कंसेप्ट में, तो हमारी एक कंसेप्ट बूस्टर क्लास स्टार्ट होंगी। आपकी रिक्वेस्ट, आपकी जो टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा डाउट हो रही है या कंफ्यूजिंग लग रही है, विच आई हैव कवर्ड बट यू हैवंट अंडरस्टूड, आप बताना, तो वो कंसेप्ट बूस्टर में हम लोग रखेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू आई विल टेक योर क्वेश्चंस, योर डाउट, योर नेम, एंड दैट विल बी इन आवर शाउट आउट सेक्शन, जिसमें आपकी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व की जाएगी। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू एंड एवरी डे आई विल डू द सेम। So let's see how many of you can post your comments. I will definitely help you in your सेल्फ स्टडी। तो चलो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।